सुप्रभात बच्चों, इस विद्या में आपका स्वागत है। हम शब्द किसे कहते हैं, ये हम लोगों ने जब पहले हम लोग व्याकरण, हिंदी के व्याकरण को पढ़ रहे थे तब शब्द किसे कहते हैं ये हमने पढ़ा था। ध्वनि समूह को हम लोग शब्द कहते हैं और कौन से ध्वनि समूह को, सार्थक ध्वनि समूह को हम लोग शब्द कहते हैं। तो ये वैसे ही जब एक या एक से अधिक शब्दों को हम इकट्ठे करते हैं और एक सार्थक अर्थ प्रदान करता है तब हम उसे वाक्य कहते हैं। तो एक वाक्य में जब हम लोग शब्द को लेकर वाक्य बनाते हैं तो उस वाक्य में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम पद कहते हैं। देखिए ये एक वाक्य है, अगर मैं लड़का लिखूं तो देखिए ये वर्णों का समाहार है या ध्वनियों का समाहार है और इसका एक अर्थ भी आ रहा है, तो ये सार्थक वर्णों का समाहार है या ध्वनियों का समाहार है, तो हमने इसको क्या कहा, शब्द कहा। तो वैसे ही तीन शब्दों को लेके जब हमने ये वाक्य बनाया और ये भी एक अर्थ दे रहा है, लड़का जाता है, तो ये शब्द में ये जो वाक्य में ये शब्द को हम क्या कहेंगे, पद कहेंगे। तो ये एक पद है, ये एक पद है और ये एक पद है। तो हम लोग कह सकते हैं वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को हम पद कहते हैं। ये पद नाना रूपों में दिखाई देते हैं, अर्थात एक ही पद हम वाक्य में विभिन्न रूप में हम प्रयोग करते हैं, इसीलिए इन पदों को रूप भी कहा जाता है। तो बच्चों, शब्द जो है वही पद है और वही रूप है, लेकिन हम इसे कहाँ पर इसको इस्तेमाल करते हैं इसके हिसाब से हम इसको नाम देते हैं। जैसे कि हम जब सिर्फ लिखते हैं इसको तो शब्द कहते हैं, शब्द को जब वाक्य में प्रयुक्त करते हैं उसे पद कहते हैं, और यही पद भिन्न भिन्न कारण के वजह से यह परिवर्तित होता है, इसका रूप में परिवर्तन दिखाई देता है, इसीलिए इसे रूप भी कहा जाता है। तो आइए बच्चों, हम लोग इसका आज रूप विचार अध्ययन करते हैं। तो ये जो पद हमने कहा, ये बनते समय मूल शब्द में कुछ परिवर्तन हो जाते हैं। जब हम पद किसे कहते हैं, जब शब्द को वाक्य में व्यवहार करते हैं, प्रयुक्त करते हैं, तो ये पद जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो ये इसमें कुछ परिवर्तन किया जाता है, मूल शब्द जो होता है उसमें कुछ परिवर्तन होता है। ये परिवर्तन लिंग के वजह से भी होता है। तो देखिए ये जो शब्द है जब ये वाक्य में आ गए इसको हम पद कहते हैं, तो लिंग के वजह से ये कैसे परिवर्तन होता है, हमने कहा लड़का जाता है। अगर ये लिंग कारण होता है तो क्या हो जाएगा, लड़की जाती है। तो देखिए लिंग के कारण कैसे इन पदों में परिवर्तन आ गया, इनके रूप में परिवर्तन आ गया। वैसे ही इसे अगर हम कभी कभी वचन के कारण भी इन पदों में परिवर्तन आता है, तो वचन के कारण लड़के, उसी तरह क्या हो जाएगा, लड़के जाते हैं। तो देखिए कैसे ये वचन के कारण ये सारे पद में परिवर्तन आ गए। वैसे ही कारक के कारण भी, जिसे हम कहते थे विभक्ति के कारण भी इन पदों में परिवर्तन आता है। जैसे कि लड़के जाते हैं लेकिन लड़के ने खाया, लड़के खाते हैं। तो देखिए बच्चों, जब कारक का प्रयोग हो गया लड़के खाते हैं, जब कारक का प्रयोग हो गया, देखिए कैसे ये परिवर्तन हो गया, पदों में कैसे परिवर्तन हो गया। वैसे हम लोग पुरुष के कारण भी पद में परिवर्तन आता है, काल के कारण भी परिवर्तन आते हैं। देखिए लड़के खाते हैं, ये वर्तमान काल में, जब इसको हमने भूतकाल में ले लिया तो देखिए कैसे लड़के ने खाया हो गया। तो लिंग, वचन, आपका कारक, पुरुष, काल के कारण हमारे पदों में परिवर्तन होते हैं, या हम कह सकते हैं कि पद के रूप में परिवर्तन होता है, जिसे रूप विचार भी कहा जाता है। कभी कभी ये वाक्य में जो पद हम लोग प्रयोग करते हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे कुछ पद होते हैं बच्चों जिनके मूल शब्द में, देखिए जैसे कि यहाँ पर जो मूल शब्द था लड़का था, लेकिन ये लिंग, वचन, कारक, पुरुष और काल के कारण ये इसमें परिवर्तन हो गया। जैसे कि खाना, खाना आपका
काल के कारण इसमें परिवर्तन हो गया। लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जो उनमें चाहे आप जिस तरह की परिवर्तन आए ये उनके मूल शब्द में रहते हैं। जैसे कि हमने लिखा लड़का जरूर जाएगा, तो ये जो शब्द आप देखिए जरूर, मेज के नीचे बिल्ली है या फिर मनोज और सरोज पढ़ रहे हैं, तो इन शब्दों में के नीचे और ये सारे जो पद होते हैं इनके ये वाक्यों में चाहे जितने भी परिवर्तन आ जाए ये अपने मूल रूप में ही रहते हैं। इन मूल शब्द में इनका कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं रूप परिवर्तन के हिसाब से या दृष्टि से जो शब्द का जो मूल रूप में जो परिवर्तन आता है उस दृष्टि से पद दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका विकारी, दूसरा होता है आपका अविकारी। तो बच्चों देखिए, एक तो विकारी पद हो गया, एक अविकारी पद हो गया। तो आपने ध्यान दिया होगा जब हम लोगों ने लड़का जाता है जो वाक्य लिखकर उसको परिवर्तन किया, लिंग वचन कारक के हिसाब से जब परिवर्तन किया, आप लोगों ने देखा होगा जो संज्ञा पद होते हैं, आप जानते हैं वाक्य में पद कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। आपका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। तो आप लोगों ने देखा होगा जो संज्ञा होता है, फिर आपका सर्वनाम हो गया, फिर आपका क्रिया हो गया और विशेषण हो गया। ये जो चारों हैं ये लिंग वचन कारक पुरुष के हिसाब से परिवर्तित होते हैं। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा जब हमने लिखा था कि लड़का जरूर जाएगा, मेज के नीचे बिल्ली है, राम और श्याम पढ़ाई कर रहे हैं, तो जो जरूर, नीचे और ये सारे जो पद होते हैं इनमें परिवर्तन नहीं होता है। तो क्या जानते हैं इन पद को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है अव्यय, या तो हम इन्हें क्रिया विशेषण भी कहते हैं, जो कि संबंध बोधक होते हैं, समुच्चय बोधक होते हैं, विस्मयादि बोधक जो शब्द होते हैं, ये सारे जो होते हैं ये परिवर्तित नहीं होते हैं। तो इसीलिए इन्हें अविकारी कहा जाता है। और ये जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण है इन्हें विकारी पद कहा जाता है। तो बच्चों आप लोगों ने जाना कि कैसे शब्दों में परिवर्तन, पदों में परिवर्तन होता है, जिन्हें हम रूप परिवर्तन कहते हैं या फिर जिन्हें हम रूप विचार कहते हैं। तो इस हिसाब से हमने जो 5 प्रकार के पद हमने जाना, उनमें से संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण होते हैं विकारी पद, और जो अव्यय होता है यह है अविकारी पद। तो आइए बच्चों हम विकारी पदों में से आज संज्ञा के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। आप तो जान चुके हैं संज्ञा क्या है। संज्ञा है कि वाक्य में कुछ शब्द होते हैं, पद होते हैं, उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। तो वाक्य में किस तरह के पद को हम संज्ञा कहेंगे? जो पद वाक्यों में जो पद किसी व्यक्ति, किसी जाति, द्रव्य या कोई भाव को, गुण को, या फिर कोई इकट्ठे होने के भाव या समूह होने के भाव को जो पद हमें दिखाते हैं उनको हम कहते हैं संज्ञा। तो संज्ञा वाक्यों में वो पद होता है जो हमें किसी नाम या व्यक्तिवाचक को या जाति को, द्रव्य को या समूह को या किसी गुण या भाव को दर्शाता है, हम उन्हें संज्ञा कहते हैं। आप लोग इसको विशेष्य भी कहते हैं, उड़िया में हम लोग इसको विशेष्य कहते हैं, हिंदी में भी कहीं कहीं जगह इसे विशेष्य कहा जाता है। तो ये 5 प्रकार के होते हैं। एक आपका हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। आप लोग 8वीं कक्षा में, 9वीं कक्षा में पढ़कर आ चुके हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, तो आप नाम से ही जान गए होंगे, व्यक्तिवाचक को नामवाचक संज्ञा भी कहा जाता है। ये पद, ये जो संज्ञा पद होता है, आपको किसी व्यक्ति या कोई नाम को, जैसे आप केवल उस नाम से केवल आप एक को ही पहचानते हैं। जैसे कि हम लोग कहेंगे आपका एक पहाड़ है हिमालय, तो जो हिमालय शब्द है
वो एक ही हिमालय पर्वत को ही दर्शाता है। और आपका हो गया शहरों के नाम, आपके देश के नाम, हम लोगों के नाम, जो व्यक्तियों के नाम होते हैं, तो ये सारे जो नाम होते हैं जैसे राम, ऐरावत, कटक, कामायनी, ये कोई पुस्तक का नाम हो गया, तो ये सारे जो है हमें व्यक्तिवाचक या नामवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जो जातिवाचक संज्ञा होता है उसमें क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा किसी एक प्रकार की या एकाधिक व्यक्तियों का या वस्तुओं का या जाति का बोध कराता है। ये पद सुनने से हमें लगता है ये पूरे एक जाति को दर्शाता है कि एक तरह की कुछ व्यक्तियों की, कुछ वस्तुओं की का भाव बोध हमें कराता है। जैसे कि हम लोग ले गए पुरुष, तो ये सारे पुरुष समाज को, पुरुष जाति को दर्शाता है। तो वाक्य में जब कोई पुरुष पद लिखा गया है तो आप इसको जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। लड़की कहने से सारे लड़कियों को ये बतलाता है। मैंने लड़की कहा तो ये सिर्फ सारे लड़कियों को बोध कराता है। लेकिन मैं वहीं पर रमा बोलूंगी तो ये रमा नामक ही लड़की को ही दर्शाता है। तो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में ये फर्क होता है कि ये पूरे जाति को दर्शाता है और ये व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होता है सिर्फ एक ही नाम को ये दर्शाता है। उसके बाद आपका हो गया द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक में क्या होता है, ये पद जो होता है किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध कराता है, जिसे हम माप सकते हैं, तोल सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, गिन सकते हैं। यदि जो द्रव्य होते हैं, पदार्थ होते हैं, ये वही संज्ञा होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो जैसे तांबा हो गया, सोना, चांदी, आपका तेल, दूध, पानी, आटा, चावल, लकड़ी आदि, ये वैसे शब्द हैं, वैसे पद हैं जिन्हें हम माप सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, गिन सकते हैं, तो इन्हें हम द्रव्यवाचक शब्द कहते हैं। तो उसके बाद आ गया आपका समूहवाचक शब्द, समूहवाचक संज्ञा। तो समूह का अर्थ आप लोग जानते हैं, इकट्ठा करना। तो अनेक प्राणियों को या वस्तुओं को इकट्ठा होने का ये बोध कराता है, समूह होने का बोध कराता है। जैसे कि एक शब्द हम लोग ले गए परिवार, तो परिवार में क्या एक ही आदमी को लेके या एक ही लोग को लेके हम लोग परिवार बनाते हैं? नहीं, परिवार कहेंगे तो ये आपको बहुवचन का याद दिलाएगा, समूहवाचक का मतलब हम लोग जब इकट्ठे रहते हैं, कुछ लोग इकट्ठे रहते हैं और जिनके अंदर कुछ संबंध होते हैं उन्हें हम परिवार कहते हैं। वैसे ही हम लोग कहेंगे दल, तो दल में क्या एक पशु या एक पक्षी होता है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था गिलहरियों का झुंड, तो जो झुंड उनका होता है उनमें एकाधिक गिलहरियां होते हैं। तो ये झुंड हो गया। गुच्छा, चाबियों का गुच्छा कहा जाता है। एक से अधिक चाबियों को जब इकट्ठा रखा जाता है, गूंथ के रखा जाता है, उसे गुच्छा कहा जाता है। फिर आपका कुटुंब, पुंज, कक्षा, कक्षा में कोई एक बच्चा नहीं बैठता है, ढेर सारे बच्चों को लेके हम लोग कक्षा बनाते हैं। टोली, भीड़, मंडली, सभा, सेना आदि जो शब्द होते हैं ये समूहवाचक संज्ञा होते हैं। फिर आपका आ गया भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा में क्या होता है, इसमें कोई भाव या गुण या दशा, अवस्था, कोई धर्म या कोई क्रिया व्यापार का बोध होता है। जैसे कि हम लोग ले सकते हैं क्रोध, तो क्रोध, उसे बड़ा क्रोध आया, तो जो क्रोध शब्द हो गया ये किसी की दशा दिखाता है, उसकी मन का भाव दिखाता है या कोई गुण दिखाता है। बहाव, सौंदर्य, प्रेम, बचपन, बुढ़ापा, टहलना, रोना, लंबाई, घृणा, ममता आदि जो शब्द होते हैं ये या तो कोई अवस्था को, कोई दशा को या कोई पदार्थ के कोई धर्म को या गुण को दर्शाता है, इसीलिए इसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। तो आप लोग क्या करेंगे, अभी जो किताब आपकी जो हिंदी किताब में जो आप लोग पढ़ चुके हैं, पद्य पढ़ चुके हैं, गद्य पढ़ चुके हैं, तो उसमें से जो शब्द है, ढेर सारे शब्द हैं, उन्हें लेके अब देखिए कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा हो सकता है, कौन जातिवाचक में जाता है, कौन द्रव्य और कौन समूह और कौन भाववाचक संज्ञा में जाता है। इससे पहले आप लोगों ने जब शब्द रचना पढ़ रहे थे तो उसमें आपने भाववाचक संज्ञा बनाना सीखा था। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कैसे होता है, कुछ
भाववाचक संज्ञा ऐसे होते हैं जो मूल रूप में ही होते हैं। जैसे हम लोगों ने अभी भाववाचक संज्ञा पढ़ा, प्रेम, घृणा, झूठ, क्रोध, सौंदर्य, सच, उत्साह, साहस आदि लोभ जो शब्द है ये पहले से ही अपने भाववाचक संज्ञा मूल रूप में ही है। और अब कुछ हम क्या करते हैं, जब वो विषय हम लोगों ने पढ़ा था उसमें पढ़ा था विशेषण से कैसे हम लोग भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, क्रिया से कैसे भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। तो आइए आज देखते हैं कुछ संज्ञा से जब हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। पहले क्या बनता है, संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। आपका लड़का से लड़कपन, मनुष्य से मनुष्यता, साधु से साधुता, बूढ़ा से बुढ़ापा आदि जो शब्द हैं, ये जो सारे बुढ़ापा हो गया, लड़कपन, मनुष्यता, साधुता, ये जो सारे शब्द हैं ये आपके संज्ञा से बनाए गए हैं। फिर हम लोग विशेषण से भी बनाते हैं भाववाचक संज्ञा। सुंदर से सौंदर्य, अच्छा से अच्छाई, बुरा से बुराई। तो ये सुंदर, अच्छा, बुरा ये सारे क्या हैं, विशेषण हैं। तो इनको हमने भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित किया। फिर आप लोग सर्वनाम से भी बनाते हैं, मम से ममता, आप से आपा, अपना से अपनापन। तो ये सारे जो है सर्वनाम से हम लोग बना लिए। हम लोग पहले क्रिया से भी बना चुके हैं, मारना से मार, उसे बहुत मार पड़ी। तो ये जो मार शब्द है ये कौन क्या है, ये संज्ञा है। किस तरह का संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। और किससे बनाया गया है, ये क्रिया से बनाया गया है। फिर पढ़ना से पढ़ाई, लिखना से लिखावट। और हम लोग अव्यय से भी, जो कि अभिकारी पद होता है, उससे भी हम लोग क्या बनाते हैं, भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। आपका दूर से दूरी, निकट से निकटता, फिर अधीन से अधीनता जैसे हम लोग बनाते हैं। तो बच्चों आज आप लोगों ने रूप विचार पढ़ा, पदों को हम लोगों ने विकारी और अभिकारी में बांटा, फिर हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।